हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो कोशिका वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। उस इकाई का एक सेकेंड चैप्टर है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार तो 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसमें थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते जाते हैं क्या क्या इसमें अपन पढ़ेंगे। देखिए, ये कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब तो अपन को पता है कि जब कोशिका विभाजित हो जाती है, 2 नई संतति कोशिकाओं का, 2 छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है। और कोशिका चक्र जो होता है, कोशिका चक्र की एक परिभाषा दी हुई है। देखिए, कोशिका के अंदर जैसे जैसे समय निकलता है उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर कई सारे बदलाव होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी उपपचयी क्रियाएं चलती होती हैं। कोशिका कई तरह से काम करती है, जिसके कारण उसके गुणसूत्र में बदलाव आता है, उसके डीएनए में बदलाव आता है। कोशिकांग जो होते हैं वो लगातार कार्य करते रहते हैं। तो ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे डीएनए का विभाजन हो रहा है, प्रतिकृतियान हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या उतनी है, कई बार बदल रही है, आधी हो जाती है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन सब का जो क्रम होता है, जिसके कारण कोशिका का जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब जितने भी गुणसूत्र हैं सबको मिला के जो बनता है उसको अपन जीनोम कहते हैं। तो वह क्रम जिसमें कोशिका जीनोम द्विगुणित हो जाता है और कुछ संघटकों का, कुछ छोटे छोटे पदार्थों का संश्लेषण होता है और इसके पश्चात नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन कहते हैं कोशिका चक्र। तो मैं कोशिका चक्र की पहले परिभाषा लिख देता हूं। कोशिका चक्र एक्चुअली होता क्या है? घटनाओं का वह अनुक्रम, या सिंपल क्रम भी लिख सकते हैं। घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका का जीनोम द्विगुणित यानी डिवाइड हो जाता है, द्विगुणित होता है एवं संघटकों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है जिसके तत्पश्चात नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कोशिका चक्र की परिभाषा। घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका का जीनोम द्विगुणित होता है और संघटकों का संश्लेषण होता है, और साथ साथ में मतलब इतनी प्रक्रिया होने के बाद जो संतति कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए, कोशिका चक्र की जो अवधि होती है, जो समय होता है, ये कोशिकाओं में मतलब अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। जैसे मानव के लिए बात करें तो मानव की सभी कोशिकाओं के लिए ये लगभग सेम होता है। अगर किसी दूसरे जीव की बात करें तो उसके शरीर में ये जो समय अवधि है, ये जो समय है जो कोशिका चक्र का, वो अलग होगा। कोशिका चक्र की अवधि, ये कोशिका और डॉट लगा दिया, मतलब कोशिका चक्र की अवधि अलग अलग जीवों में
भिन्न होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। एक जो मानव कोशिका होती है, मानव कोशिका के लिए ये होता है 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में कोशिका विभाजित होती है, कोशिका चक्र पूरा होता है। कोशिका चक्र की अवधि है 24 घंटे। जबकि जो ईस्ट होता है, ईस्ट जो पता है आपको कवक है ये, इसमें जो कोशिका चक्र का समय है ये है 90 मिनट का। तो ये दो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव कोशिका में 24 घंटे में चक्र पूर्ण होता है और ईस्ट कोशिका में 90 मिनट में ये पूरा होता है। अब देखिए, कोशिका चक्र को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। इसमें दो प्रवस्थाएं खास करके अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में लिखता हूं, कोशिका चक्र को दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है। कोशिका चक्र को दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें जो पहली होती है ये होती है अंतरावस्था, जिसको अपन इंटरफेज भी कहते हैं, और दूसरी होती है एम प्रवस्था, इसको अपन कहते हैं एम फेज। कोशिका चक्र को दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें पहली होती है अंतरावस्था इंटरफेज और दूसरी एम प्रवस्था यानी एम फेज। अब देखिए, अपन एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा आप समझिए पहले, ठीक है। देखिए, हम जैसे जैसे एक कोशिका है, जैसे ये कोशिका है और विभाजन के बाद ये दो नई कोशिकाओं में बदलती है। मान लीजिए ये दो नई कोशिकाएं बन गई। मैं थोड़ा सा बस बेसिक बता रहा हूँ, अभी आप नोट मत करिएगा, यहाँ तक तो आप नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा पहले। जैसे ये एक कोशिका है और ये दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गई, मतलब नई संतति कोशिकाएं जो हैं वो नई बन गई, ठीक है। अब ये जो कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बना रही है, ये दो चरणों से गुजरती है, दो स्टेप से पूर्ण होता है। इसमें पहला होता है केंद्रक का विभाजन। इसमें एक होता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक के विभाजन के लिए अपन जो शब्द यूज करते हैं ये है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, हिंदी में अपन इसको केंद्रक विभाजन कहते हैं और कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा होता है कोशिका विभाजन। मतलब जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो उसके बाद होता है कोशिका विभाजन और इसको अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये दोनों टर्म्स आपको ऐसे ही ध्यान रखने हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक विभाजन के लिए कैरियोकाइनेसिस शब्द यूज करते हैं, कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनेसिस। अब देखिए, अगर यहां पे हम देखें, जैसे ये अंतरावस्था और एम प्रवस्था, ये जो एम प्रवस्था है, एम प्रवस्था के लिए अपन ने ये चीज देखी, एम प्रवस्था में पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यहां कोशिका द्रव्य में लिख देता हूं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका विभाजन एक ही बात है, क्योंकि केंद्रक विभाजित होगा उसके बाद कोशिका विभाजित होने लगती है। पर ये जो ऊपर दिखा है ना अंतरावस्था, ये अंतरावस्था एम प्रवस्था के पहले आती है, एम प्रवस्था के पहले आती है और इसमें कोशिका अपने आप को तैयार करती है एम प्रवस्था में जाने के लिए। तो मेन जो है वो एम प्रवस्था है, पर अंतरावस्था में पूरी तैयारी हो जाती है कोशिका की कि अब वो एम प्रवस्था में जाना है और उसके बाद फिर केंद्रक विभाजन होना है
और जब केंद्रक विभाजन पूरा होगा तो एम प्रवस्था के आखिरी में कोशिका विभाजन भी हो जाएगा, और अंत में फिर क्या होगा, एक कोशिका दो कोशिकाएं बना लेगी, दो नई संतति कोशिकाएं बन जाएंगी। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन बात करेंगे अंतरावस्था और उसके बाद एम प्रवस्था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा इसको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत दिक्कत करता है, इसके क्वेश्चंस बहुत दिक्कत करते हैं। अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा होगा, थ्योरी पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए मैं इसको एक बार रिवाइज करता हूं। ठीक है, रिवाइज कराता हूं पूरा। कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका चक्र है घटनाओं का वह अनुक्रम। घटनाएं कौन सी? जो कोशिका के अंदर होती हैं। उपापचय क्रियाओं के कारण जो बदलाव आते हैं, आनुवांशिक पदार्थ में जो बदलाव आता है, वो सारी घटनाओं का क्रम, जिसके कारण जो जीनोम होता है वो द्विगुणित हो जाता है। अब मुख्यतः यहां पे बात करें अगर, तो डीएनए और गुणसूत्रों की बात होती है कि इनमें बदलाव जो होता है उसके कारण कोशिका विभाजित होती है, तो ये भी सही बात है। पर बाकी चीजों का भी उतनी ज्यादा भूमिका होती है। इसके पश्चात संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिका चक्र की अवधि अलग अलग होती है, जीवों में अलग अलग होती है, और ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि मानव कोशिका में 24 घंटे और ईस्ट कोशिका में 90 मिनट की अवधि होती है। इतने समय के बाद कोशिका विभाजन यहाँ पे होता है, कोशिका चक्र यहाँ पे पूर्ण हो जाता है और फिर कोशिका विभाजित होती है। तो कोशिका चक्र को दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है। एक होती है अंतरावस्था, जिसको इंटरफेज भी कहते हैं, और एम प्रवस्था, जिसको एम फेज कहते हैं। यहाँ पे कोशिका अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करती है। अंतरावस्था में धीरे धीरे वो चेंजेस लेके आती है, बहुत स्लो मैनर में, बहुत धीमी गति से ये बदलाव होता है, और फिर वो प्रवेश करती है एम प्रवस्था में। एम प्रवस्था में जाने के बाद केंद्रक का विभाजन होता है और फाइनली फिर कोशिका विभाजित हो जाती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अंतरावस्था के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं अंतरावस्था, जिसको अपन इंटरफेज भी कहते हैं। इंटरफेज के बारे में, अंतरावस्था के बारे में पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, मैंने अभी बताया कि कोशिका अपने आप को पूरा यहां पे तैयार कर लेती है एम प्रवस्था में जाने के लिए। तो अगर हम देखें कि कोशिका चक्र का जो समय है मानव कोशिका के लिए, ये 24 घंटे का है। तो 24 घंटे में क्योंकि कोशिका चक्र पूरा होता है और उसमें कुछ भाग कोशिका अपने आप को तैयार करती है, कुछ भाग आप समझते हैं, कुछ भाग मतलब 95% समय कोशिका अपने आप को तैयार करती है एम प्रवस्था में जाने के लिए, और एम प्रवस्था 1 घंटे की होती है। तो 95% समय कोशिका को अपनी तैयारी में लगता है। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, इसमें 95% समय लगता है। 95% मतलब देखिए 24 घंटे के कोशिका चक्र में 23 घंटे कोशिका अंतरावस्था में रहती है। चौबीस घंटे के कोशिका चक्र में 23 घंटे तो अंतरावस्था में बीत जाता है, बचा 1 घंटा, तो 1 घंटा फिर एम प्रवस्था होती है। अब 95% तो लग जाता है, और दूसरी बात, इसमें जो बदलाव होते हैं वो बहुत धीमी गति से होते हैं। समय क्योंकि ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे बदलाव होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होने वाले बदलाव
धीमी गति से होते हैं। अब अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहले मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूं अंतरावस्था को कौन कौन से भागों में बांटते हैं अपन। अंतरावस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। इसको मैं पहले डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोशिका चक्र, ये कोशिका चक्र 24 घंटे के लिए देखें अगर अपन, तो इस 24 घंटे में जैसे यहां से ये स्टार्ट होता है G1 पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था, फिर इसके बाद आता है S, इसके बाद आता है G2 और फिर उसके बाद आता है M। तो अंतरावस्था ये 3 भागों में बांटा गया है इसको। G1 प्रवस्था, दूसरा S प्रवस्था और तीसरी G2 प्रवस्था। ये 3 प्रवस्थाओं में इसको विभाजित किया गया है। पर कई बार एक और प्रवस्था देखी जाती है जो कुछ कोशिकाओं में बनती है, मतलब कोशिकाएं कई बार निष्क्रिय हो जाती हैं, निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, और वो अवस्था होती है G0 अवस्था, जो G1 के बाद और S के पहले होती है। तो कई बार G1 के बाद और S के पहले G0 प्रवस्था भी आती है। तो यहां से मतलब ये G1 यहां से शुरू हो रहा है और G1 से कितना, G1 से लेकर ये पूरा G2 तक, ये पूरा क्या है, अंतरावस्था है। G2 पूरा यहां तक है, ये पूरा है अंतरावस्था। और ये जो M है ये M प्रवस्था। तो देखिए 23 घंटे अपन ने अंतरावस्था में लग गए और 1 घंटा फिर M प्रवस्था में लग रहा है। तो ये अंतरावस्था और M प्रवस्था की कहानी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंतरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, और ये क्रम कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए G1, S और G2, G1 पहले फिर S और G2, और अगर G0 भी आता है तो G0 कहाँ पे आएगा, G1 के बाद और S के पहले। ठीक है, कई बुक्स में पहले मिसप्रिंट होता था, G0 कई बार पहले ऊपर हो जाता था, पर उसको धीरे धीरे चेंजेस किए गए हैं और वो G0 फिर यहाँ पे डायग्राम में शो किया जाता है। अब अपन अंतरावस्था का पहला भाग देखते हैं जिसको अपन कहते हैं G1 प्रवस्था। सबसे पहला है G1 प्रवस्था, जिसको कहते हैं पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था। पेपर में G1 प्रवस्था के नाम से ही आता है, पर फिर भी पश्च सूत्री भी आप ध्यान रखिएगा, G1 ही वैसे आता है। तो अंतरावस्था का पहला पार्ट है, पहली स्टेज है, पहली प्रवस्था G1 प्रवस्था। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब कोशिका इस अवस्था में होती है तो उसमें जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। इस दौरान जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है और जीव द्रव्य संश्लेषण से कोशिकांग का आकार बढ़ता जाता है। जीव द्रव्य क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो कोशिका उन पदार्थों को लेके, जीव द्रव्य में बनने वाले पदार्थों को लेके कोशिकांग, उनका आकार बढ़ता जाएगा, और कोशिकांग का आकार बढ़ेगा तो कोशिका का आकार भी बढ़ेगा। तो इस दौरान जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है
कोशिकांग का आकार बढ़ता है जिससे कोशिका आकार में वृद्धि होती है। जीव द्रव्य का संश्लेषण हुआ, फिर कोशिकांग का आकार बढ़ा और कोशिका का आकार भी बढ़ गया। तो अब कोशिका पहले से बड़े आकार की हो गई है और अब वो प्रवेश करेगी एस प्रवस्था में। अच्छा, यहाँ पे कुछ मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है, पर प्रोटीन का संश्लेषण मुख्यतः G2 प्रवस्था में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो मुख्यतः G2 प्रवस्था में होता है। बाकी इसमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण भी होता है, तो वो कोशिकांग लेते हैं और कोशिका भी लेती है उसको। दूसरा आता है एस प्रवस्था। एस प्रवस्था, यहां पे एस का मतलब है, इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं सिंथेसिस, यानी संश्लेषण। अब यहां पे संश्लेषण क्यों शब्द दिया है जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। अब आप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो कि इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण इस अवस्था में होता है। तो ये पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको दूसरे कलर के पेन से लिखिएगा। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। अब डीएनए का संश्लेषण हो रहा है तो थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोशिका थी, कोशिका में डीएनए की मात्रा जीवन अवस्था में, कोशिका में जीवन अवस्था में डीएनए की मात्रा थी, मान लीजिए 2C, मान लीजिए 2C थी जीवन में, 2C 4C कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये मान लीजिए जीवन में थी। और फिर जब S को उसने पार किया, जैसे ही S को पार करेगी तो डीएनए का संश्लेषण होगा, और डीएनए के संश्लेषण के बाद ये हो जाएगा डबल। मतलब जितना भी अमाउंट, जितनी भी मात्रा डीएनए की पहले होगी, जीवन प्रवस्था में होगी, एस प्रवस्था को पार करने के बाद वो डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण मतलब डीएनए का प्रतिकृतियन होता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, प्रतिकृतियन होगा, डीएनए का प्रतिकृतियन। आपको ध्यान है डीएनए प्रतिकृतियन अपन ने समझा था कोशिका वाले चैप्टर में। प्रतिकृतियन का मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, प्रतिकृतियन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। तो डीएनए की मात्रा यहां पे डबल हो जाती है। पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एस प्रवस्था में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। डीएनए का तो यहां प्रतिकृतिन हो गया, पर गुणसूत्रों की संख्या में यहां पे कोई बदलाव नहीं होता। गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, और इस कारण से इस अवस्था को अदृश्य अवस्था, इनविजिबल फेज भी कहते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों में कोई बदलाव नहीं होता। बहुत धीमे रेट से बदलाव होता है, पर वो दिखाई नहीं देता, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, इसलिए इस अवस्था को
अदृश्य अवस्था, यानी इनविजिबल फेज भी कहते हैं। तो डीएनए का संश्लेषण हो गया, डीएनए की मात्रा दुगनी हो गई, पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, इस अवस्था को अदृश्य अवस्था कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी इस अवस्था में बनते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है ये केंद्रक में होता है, क्योंकि केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये केंद्रक में होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि जब अपन कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो सेकंड लास्ट लेक्चर में अपन ने वहां पे तारक काय के बारे में पढ़ा था, तारक काय की बात की थी और तारक केंद्र की बात की थी, और मैंने उस वक्त बताया था कि इसका विभाजन एस प्रवस्था में हो जाता है। तो अब वही चीज यहाँ पे आ गई, ये है एस प्रवस्था, अंतरावस्था का एक भाग, और इस दौरान तारक केंद्र का विभाजन कोशिका द्रव्य में होता है, क्योंकि तारक काय जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्र के ऊपर होता है, दो छोटे छोटे बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिसे अपन तारक केंद्र कहते हैं, उसका विभाजन इस अवस्था में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तारक केंद्र का विभाजन कोशिका द्रव्य में होता है। एस प्रवस्था जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई महत्वपूर्ण जो बदलाव हो रहे हैं वो इस अवस्था में देखने मिल रहे हैं, है ना। डीएनए का संश्लेषण होना, फिर गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव ना होना डीएनए संश्लेषण के बाद भी, इसलिए अदृश्य अवस्था कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के मुख्य प्रोटीन है। डीएनए पे चार्ज, आपको ध्यान होगा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फोरिक अम्ल इसमें होता है। हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तारक केंद्र का विभाजन जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये पूरी चीजें एस प्रवस्था के बारे में। अब नेक्स्ट आती है G2 प्रवस्था। पूर्व सूत्री विभाजन प्रवस्था, G2 प्रवस्था। जो बदलाव जीवन प्रवस्था में हमें देखने मिल रहे थे, ऐसे ही बदलाव हमें G2 में भी मिलते हैं। मतलब यहां पे भी जीव द्रव्य बढ़ने से कोशिका, कोशिकांग एवं कोशिका का आकार बढ़ता है। अच्छा, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो कोशिकांग का आकार तो बढ़ेगा, कोशिकांग का आकार बढ़ेगा, कोशिका आकार बढ़ेगा। मतलब जो कोशिकांग होते हैं, जैसे अंतर्प्रद्रवी जालिका हो गई, सूत्रकणिका हो गई, ठीक है, इस तरह के कोशिकांग जो होते हैं इनका आकार बढ़ जाता है और संख्या में भी बदलाव आ सकता है। तो ये है G2 प्रवस्था के बारे में। अब देखिए, अपन ने G1 पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, S पढ़ लिया। अब जो G0 के बारे में मैंने बताया था, देखिए कई प्रौढ़ प्राणी जो होते हैं, मतलब जिनमें कई कोशिकाएं पूरी तरह से विभाजन नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका, हार्ट सेल्स जो होती है,
या कोई ऐसी कोशिका जो खत्म होने वाली है, या मृत कोशिकाएं, क्योंकि उनमें विभाजन तो होगा नहीं। तो प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जैसे हार्ट सेल्स, हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं, या जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं उनके बदलने का समय आ जाता है, तो ऐसी कोशिकाएं एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं जिसे अपन कहते हैं जीवन प्रवस्था। मैं यहां पे लिखता हूं इसको। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, जैसे हृदय कोशिका, हार्ट सेल्स। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, या मृत कोशिकाएं एक निष्क्रिय प्रवस्था में चली जाती है, निष्क्रिय प्रवस्था में चली जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? G0 प्रवस्था कहते हैं, जिसे G0 प्रवस्था कहते हैं। अच्छा, इस प्रवस्था में जाने के बाद जो कोशिका होती है वो उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, पर वो विभाजन तब तक नहीं कर सकेगी जब तक उसके विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। इस अवस्था में कोशिका उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, परंतु उसमें विभाजन आवश्यकता अनुसार होता है। अब जैसे कोशिका G0 प्रवस्था में होती है तो फिर वो कोशिका चक्र से बाहर चली जाती है, क्योंकि विभाजन तो होगा नहीं उसमें, तो वो कोशिका चक्र में तो रहती नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, बाहर हो जाती है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में, जहां तक पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, पर जहां तक 19 का ही पेपर था वो। तो प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन नहीं होता, जैसे हृदय कोशिकाएं, हार्ट सेल्स, या मृत कोशिकाएं भी होती हैं, और ये एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं जिसे अपन कहते हैं G0 प्रवस्था। अब इस अवस्था में कोशिका जो होती है उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, काम करती है वो, पर उसमें विभाजन आवश्यकता अनुसार होता है। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट किया अंतरावस्था वाला पार्ट। एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज कराता हूँ, मैं पूरी पिक्चर एक बार क्लियर करता हूँ। बहुत सारे बदलाव होते हैं कोशिका के अंदर, जिसके कारण जीनोम द्विगुणित होता है और संघटकों का संश्लेषण होता है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। मानव में कोशिका चक्र की अवधि कितनी होती है बताइए जल्दी? 24 घंटे की। इस कोशिका में कितनी होती है? 90 मिनट की। अब इस कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? अंतरावस्था और एम्प्रावस्था। अंतरावस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, G1, S और G2। कई बार बीच में G0 भी आ जाता है। G1 अवस्था में क्या हो रहा था? जीव द्रव्य का संश्लेषण, कोशिका का आकार बढ़ रहा है। फिर वो चली गई S प्रवस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रवस्था, डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का प्रतिकृतियन, मतलब दुगनी मात्रा में हो गया। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं।
गुणसूत्र की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए अवस्था को अदृश्य अवस्था भी कहा गया। विश्राम अवस्था किसे कहते हैं? विश्राम अवस्था अंतरावस्था को कहते हैं। ये एस अवस्था पार हो गई, फिर G2 में आए, मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, फिर से कोशिकाओं का आकार बढ़ा, कोशिका का आकार बढ़ा। कई बार ये कोशिकाएं निकल के निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, G0। जिन कोशिकाओं को बाहर करना होता है वो G0 में चली गई। आवश्यकता अनुसार विभाजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आज अपन ने कंप्लीट किया अंतरावस्था के बारे में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एम प्रवस्था के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। थैंक यू।